सफलता पाना आसान है यदि आप अपने लक्ष्य के प्रति ईमानदारी पूर्वक ध्यान केंद्रित करते हैं तो आप सफल जरूर होंगे। तो चलिए इन बातों को ध्यान में रखते हुए आज जीएस मॉक टेस्ट का जो 5 सेशन है उसको स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू स्टडी 9। आगे बढ़ते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन जो है कि इसमें आपके सामने है, निम्नलिखित युग्म पर विचार कीजिए। संयुक्त सैन्य अभ्यास दिया है, उसका सब देश का नाम दिया है, आपको बताना है कि कौन सा सही सुमेलित है। तो बच्चों इसका आंसर होगा बी, केवल 1 और 3 सही है। मैत्री युद्धाभ्यास थाईलैंड से होता है, नोमैडिक एलिफेंट मंगोलिया से होता है, लामिते जो युद्धाभ्यास है मालदीव के जगह नहीं, मालदीव से नहीं होता है, यह होता है सेशल्स से। ठीक है, सेशल्स जो है कि हिंद महासागर में एक बहुत आइलैंड देश है, मतलब द्वीपीय देश है। ठीक है, तो सेशल्स से होता है। मैं आपको बता दूं मालदीव से जो युद्धाभ्यास होता है उसका नाम है एकोवेरिन। ठीक है, आप हमें बताइए कि हैंड इन हैंड युद्धाभ्यास किन दो देशों के बीच में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो इसका आंसर होगा नाइट्रोजन, जलवाष्प, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मीथेन। ये तीनों जो है कि ग्रीन हाउस गैस है। इसके साथ साथ जो है कि कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन, ठीक है, ये सब भी जो है कि नाइट्रस ऑक्साइड, ये भी जो है कि ग्रीन हाउस गैस है, पर नाइट्रोजन ग्रीन हाउस गैस नहीं है। इसके साथ साथ मैं आपको और बता दूं कार्बन मोनोऑक्साइड भी एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ध्यान दीजिए, कार्बन मोनो ऑक्साइड भी, CO भी एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है। कई बार क्वेश्चन कर पूछा गया है। निम्नलिखित प्रश्नों में 2 कथन है, कथन 1 और कथन 2। इन दोनों कथनों को सावधानी पूर्वक परीक्षण कीजिए और नीचे दिए गए कुटों का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। ठीक है, तो पहला कथन कर रहा है कि त्वचा कैंसर सामान्यतः पैरावैगनी विकिरण के कारण, अल्ट्रावायलेट किरण के कारण होता है। दूसरा कथन देता है स्ट्रेटोस्फीयर, जिसे हम समताप मंडल कहते हैं, परावैगनी विकिरण को सूर्य से पृथ्वी की ओर आने देती है। इसका जो कथन है, कथन 1 सही है। इसका आंसर सी होगा, क्योंकि अल्ट्रावायलेट जो रे होता है अगर हम लोग के स्किन पर डायरेक्ट पड़ती है तो स्किन कैंसर, मोतियाबिंद और भी तरह की बीमारियां हो सकती है। पौधे जो है कि सही से फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए इसका कथन 1 सही है। और जो कथन 2 दिया है स्ट्रेटोस्फीयर परावैगनिक किरणों को रोकता है। स्ट्रेटोस्फीयर में जो ओजोन लेयर पाया जाता है 13 से 35 किलोमीटर के अराउंड में, तो वह क्या करता है, जो समताप मंडल होता है वो परावैगनिक किरणों को रोकता है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा सी। कथन से रिलेटेड क्वेश्चन यूपी पीसीएस के एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं, आप इस पर ध्यान दें। इनमें से कौन पादपों का उपयोग बायोडीजल बनाने में किया जाता है? अर्थात बायोडीजल जो होते हैं इको फ्रेंडली होते हैं। तो ये तीनों प्लांट जो है, जोजोबा, यूफोर्बिया और जेट्रोफा या रतन, जो इन तीनों पदार्थ का, तीनों प्लांट का जो है कि उपयोग बायोडीजल के रूप में किया जाता है। तो इसका आंसर होगा डी। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे कुछ पुस्तक के नाम दिए गए हैं, आपको बताना है कि कौन सा पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है। तो ये तीनों ही पुस्तक सही सुमेलित हैं। ठीक है, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जो है कि BD सावरकर द्वारा लिखा गया है। ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री भी जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखा गया है। द एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, जिसमें BR अम्बेडकर ने कास्ट के बारे में बात की है। ठीक है, छुआछूत के बारे में बात की है, तो डॉक्टर BR अम्बेडकर द्वारा लिखी गई है। ये तीनों ही पुस्तक सही सुमेलित है। 1, 2, 3 इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? एकवर्थ समिति का संबंध भारतीय रेलवे से है। ठीक है, मैकडोनल्ड आयोग का जो संबंध है वह अकाल से संबंधित है, क्योंकि मैकडोनल्ड आयोग का गठन इसलिए किया गया था क्योंकि लगभग 90 के स्टार्टिंग में, 19वीं सदी के स्टार्टिंग में बहुत बार अकाल आते थे। तो मैकडोनल्ड आयोग की स्थापना की गई और इसका ये काम था कि आप बताइए, मैकडोनल्ड आयोग का ये काम था कि बताइए कि क्यों बार बार इतने भारत में अकाल आ रहे हैं। ठीक है, और रेलवे आयोग का संबंध विश्वविद्यालय शिक्षा से है। तो इसका आंसर केवल होगा बी, 1 और 3। मैकडोनल्ड आयोग गलत है। ठीक है, यहाँ पे मैकडोनल्ड आयोग की जगह होना चाहिए क्या, अकाल से संबंधित। मैं आपको बता दूं एकवर्थ समिति था जिसके माध्यम से भारतीय रेलवे का अलग से बजट पेश करना स्टार्ट किया गया, परंतु 2017 में फिर से रेलवे बजट और जो जनरल बजट होता है वो दोनों एक साथ पेश होने लगा है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किन जीवों को मृतपोषी के रूप में जाना जाता है? मृतपोषी मतलब कि ऐसे जीव जो केवल सड़े गले पदार्थ से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, तो इसका आंसर सी होगा। ऐसे जीव जो मृत कार्बनिक पदार्थों को विघटित करते हैं, जैसे कि कवक हो गया, बैक्टीरिया हो गया, यह सब जो है कि मृतपोषी जीव होते हैं। ये अपना भोजन सड़े गले पदार्थों से प्राप्त करते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कौन सा रासायनिक नाम जो है कि सही है। तो आप सब अच्छी तरह से पढ़े होंगे। यहाँ पे लाफिंग गैस जो है वह नाइट्रिक ऑक्साइड की जगह नाइट्रस ऑक्साइड होगा, N2O होगा उसका। इसका जो चौथा ऑप्शन है वो गलत है, तो केवल इसका 1, 2 और 3 सही है। ठीक है, नाइट्रिक ऑक्साइड की जगह पे यहाँ पे होना चाहिए था नाइट्रस ऑक्साइड N2O। ठीक है, बाकी सही है। बेकिंग सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट, शुष्क ड्राई बर्फ, कार्बन डाइऑक्साइड, धावन सोडा, सोडियम कार्बोनेट, ये तीनों ही सही है। नेक्स्ट देखिए, संविधान में संशोधन के लिए अनुच्छेद 368 द्वारा निम्नलिखित में से किन बहुमतों का प्रावधान किया गया है? तो यहाँ पे मैं आपको आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर होगा सी, 2 और 3, विशेष बहुमत और आधे राज्यों द्वारा अनुसमर्थन। देखिए, बहुत आसान क्वेश्चन है। संविधान के भाग 20 में आर्टिकल 368 में कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट की बात बताई गई, कैसे हम अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कर सकते हैं। तो जो आर्टिकल 368 है उसमें 2 तरह से अमेंडमेंट करने की बात बताई गई है, स्पेशल मेजॉरिटी एंड स्पेशल मेजॉरिटी विथ हाफ स्टेट ऑफ के रेटिफिकेशन। ठीक है, बट यहाँ पे आपको जानना चाहिए कि भारतीय संविधान में, पूरे भारतीय संविधान में अगर संशोधन करने की बात आए तो 3 तरह से संशोधन किया जा सकता है: साधारण बहुमत, विशेष बहुमत और विशेष बहुमत आधे राज्यों के समर्थन द्वारा। पर इस क्वेश्चन में आपसे अनुच्छेद 368 की बात कर रहा है, तो इसलिए इसका आंसर होगा विशेष बहुमत और आधे राज्यों के समर्थन द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पे इसका आंसर केवल होगा सी। पर अगर एग्जाम में आपसे पूछे कि ऐसे सिंपल क्वेश्चन पूछे कि भारतीय संविधान में संशोधन की कितनी व्यवस्था बताई गई है, तो 3 व्यवस्था बताई गई है। समझ में आ रही बात? आप हमें बताइए कमेंट कर कर के भारतीय संविधान में संशोधन करने की व्यवस्था किस देश के संविधान से ली गई है। नेक्स्ट देखिए, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एक अर्धन्यायिक निकाय है, क्वासी जुडिशियल बॉडी है, सही है। पिछड़े वर्गों की सूची इस आयोग द्वारा तैयार की जाती है, ये भी सही है। तो इसका आंसर होगा सी। मैं आपको बता दूं, संविधान में 102 अमेंडमेंट कर ओबीसी को भी जो है कि संवैधानिक दर्जा दिया गया है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग जो है इसको संविधान के अनुच्छेद 338B के अंतर्गत जो है कि संवैधानिक दर्जा दिया गया है। ठीक है, मैं आपको बता दूं कि संविधान में वर्तमान में 104 अमेंडमेंट हो चुका है। ठीक है, 100 अमेंडमेंट था, वो आपको शायद पता होगा कि भारत और बांग्लादेश के बीच बाउंड्री से संबंधित संशोधन हुआ था। 101 संशोधन जीएसटी को लेकर था और 102 संशोधन नेशनल काउंसिल फॉर बैकवर्ड कास्ट के लिए था और 103 संशोधन 10% रिजर्वेशन के लिए था और 104 संशोधन जो था वह लोकसभा में जो है कि ओबीसी और एंग्लो इंडियन की जो आरक्षण की व्यवस्था है उसको बढ़ाने के लिए था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किन स्थितियों में निम्न सदन भंग हो सकता है? निम्न सदन का मतलब यहाँ पे जो है कि अगर संसद की बात होगी तो वहाँ पे लोकसभा होगा और अगर विधानमंडल मतलब राज्य की बात होगी तो वहाँ पे विधानसभा होगा। तो अविश्वास प्रस्ताव ही एक ऐसा हथियार है जिसके माध्यम से सदन भंग किया जा सकता है। केवल इसका आंसर ए होगा। अविश्वास प्रस्ताव ओपोजिशन पार्टी द्वारा लाया जाता है और अविश्वास प्रस्ताव के लिए 50 मेंबरों की सहमति आवश्यक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अपने संबंधित पदों से मुक्त होने के बाद निम्नलिखित में से किसे केंद्र अथवा राज्य में पुनः पद प्राप्त करने की अनुमति नहीं है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है यह। ठीक है, इसका आंसर केवल आपका 2 होगा। सीएजी कैग का जो अध्यक्ष होता है वह एक बार अपने पद से अगर रिटायर हो जाता है तो वह किसी भी पोस्ट पे, किसी भी गवर्नमेंट मतलब राज्य सरकार या केंद्र सरकार के अंतर्गत कोई भी पद पे काम करने के लिए वह बाध्य नहीं होता है या कर नहीं सकता है। ठीक है, आप हमें बताइए कि अभी हाल ही में सीएजी कैग के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं जो कि पहले वह जम्मू एंड कश्मीर के उपराज्यपाल रह चुके, उनका नाम क्या है?
कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किनके विरुद्ध परमादेश रिट जारी की जा सकती है। परमादेश का मतलब होता है हम आदेश देते हैं, ठीक है। तो संविधान के अनुच्छेद 32 और संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत 5 रिट दी गई है। 32 के अंतर्गत जो है कि 5 रिट सुप्रीम कोर्ट को दी गई है और अनुच्छेद 226 के अंतर्गत 5 रिट जो है कि हाई कोर्ट को दी गई है। तो जो परमादेश रीट है यह सरकारी अधिकारी और अधिकरण, जिसे हम इंग्लिश में ट्रिब्यूनल कहते हैं, के विरुद्ध जारी की जा सकती है। तो इसका आंसर होगा केवल सी 1 और 3, ठीक है। मैं आपको बता दूं, परमादेश का मतलब ही होता है कि हम आदेश देते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट सरकारी अधिकारी को या अधिकरण को आदेश देती है कि वो जिसके लिए उनको बनाया गया है उसके लिए वो सही से वो काम करे, ठीक है। अगर वो काम सही से नहीं करते हैं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के अनुसार राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने का आधार निम्नलिखित में से कौन सा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि हर राज्यों में कभी न कभी राष्ट्रपति शासन लागू ही हुआ है। तो इसका दोनों ही कथन सही है। जब राज्य सरकार संविधान के प्रावधानों के अनुसार शासन करने में सक्षम नहीं रहती है तो आर्टिकल 356 के तहत केंद्र सरकार मतलब राष्ट्रपति जो है कि उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं। इसी तरह दूसरा जो बताया गया, जब राज्य सरकार केंद्र द्वारा दिए गए निर्देशों का डायरेक्शन का अनुपालन करने में विफल हो जाती है तब आर्टिकल 365 के अंतर्गत राज्य में राष्ट्रपति शासन लग जाती है। तो आर्टिकल 356 और आर्टिकल 365 के तहत जो है कि राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू हो जाती है केंद्र द्वारा। तो इसका आंसर होगा सी। निम्नलिखित में से कौन सा पेशा अधिनियम 1996 का उद्देश्य है। तो पेशा का जो उद्देश्य, तीनों ही उद्देश्य है जो है कि जो शेड्यूल्स एरिया थे उनमें पंचायती राज को एक्सटेंड मतलब बढ़ा दिया गया था, ठीक है। तो इसका आंसर होगा सी डी होगा। ये तीनों ही कथन सही है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, तीनों ही कथन सही है। जो पंचायती राज की व्यवस्था थी उसको एक्सटेंड कर दिया गया शेड्यूल्स एरिया में, ठीक है। तो इसीलिए ये तीनों ही कथन जो है कि सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा राज्यपाल का संवैधानिक विवेकाधिकार है। तो ये तीनों ही जो है कि अधिकार राज्यपाल का संवैधानिक विवेकाधिकार है। राज्य में राष्ट्रपति शासन के आरोपण की अनुशंसा कर सकते हैं। राज्यपाल चाहे तो राष्ट्रपति को रिपोर्ट दे सकता है, तो उसकी विवेकाधिकार है वो, ठीक है। उस पर किसी को फोर्स नहीं किया जा रहा है राज्यपाल को, ठीक है। तो वो अपने स्व विवेक से ऐसा 3 काम कर सकते हैं जैसे आप अपनी स्क्रीन पे पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इसका आंसर होगा जो है कि डी होगा। तीनों ही कथन सही है। नेक्स्ट देखिए, पूर्वोत्तर परिषद नॉर्थ ईस्ट काउंसिल के बारे में आपको बताना है। तो नॉर्थ ईस्ट काउंसिल के लिए दोनों ही कथन सही है, ठीक है। सिक्किम के साथ साथ 7 जो है कि पूर्वोत्तर के राज्य इसमें आते हैं और यह पूर्वोत्तर क्षेत्र के आर्थिक तथा सामाजिक विकास के लिए केंद्रीय एजेंसी के तौर पर काम करता है। मैं आपको बता दूं, पूर्वोत्तर परिषद की स्थापना जो है कि 1971 में की गई थी। वर्तमान में भारत में 5 क्षेत्रीय आयोग काम करते हैं, रीजनल काउंसिल काम करते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, भारत में 5 क्षेत्रीय आयोग काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान कमजोर वर्ग के उत्थान से संबंधित है। तो दोस्तों ये चारों ही जो व्यवस्था बताई गई हैं यह कमजोर वर्ग के उत्थान से संबंधित है। कमजोर वर्ग के अंतर्गत जो है कि अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात, अन्य पिछड़े वर्ग, विकलांग, महिला, वृद्ध, यह सब लोग आते हैं। तो ये जो चारों व्यवस्था बताई गई संविधान में, ये चारों ही व्यवस्था इन कमजोर वर्गों के उत्थान से संबंधित है। तो इसलिए इसका आंसर डी होगा। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको आईएएस के एग्जाम में मिल जाते हैं, ठीक है। तो ध्यान से इसको समझिएगा। प्राचीन भारत के संदर्भ में रुमिनदेई स्तंभ शिलालेख का क्या महत्व है। तो रुमिनदेई स्तंभ शिलालेख का महत्व यह है कि यहाँ से अशोक की लुम्बिनी यात्रा के विषय में जानकारी प्रदान होती है। तो इसका आंसर बी होगा। मैं आपको बता दूं, अशोक का जो रुमिनदेई स्तंभ लेख था यह सबसे छोटा शिलालेख है और इसमें जो है कि
वित्त के बारे में जानकारी मिलती है। और इसी स्तंभ लेख से जो है कि गौतम बुद्ध के जन्म के बारे में जानकारी मिलती है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी नेपाल में हुआ था, इसी स्तंभ लेख से। तो ध्यान दीजिएगा, रुमेनदेही स्तंभ लेख लुम्बिनी में पाया गया था, ठीक है। और इसमें अशोक की लुम्बिनी यात्रा के साथ साथ वित्त की व्यवस्था बताई गई है, और इसके साथ साथ जो है कि गौतम बुद्ध के जन्म स्थल के बारे में इसी से जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे कुछ मूर्तियों के बारे में बताया गया है, आपको बताना है कि इससे किस वंश से संबंधित है। तो दीदारगंज यक्षिणी की जो मूर्ति है वो मौर्य काल से संबंधित है। काशी की नर्तकी की जो मूर्ति है वो सिंधु घाटी से संबंधित है। और सारनाथ में विराजमान बुद्ध की जो मूर्ति है वह गुप्त काल से संबंधित है, न कि कुषाण काल से। तो इसका आंसर होगा 1 और 2, केवल ए इसका आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कभी कभी समाचारों में दिखने वाला स्काई ग्लो शब्द का अर्थ क्या है। तो स्काई ग्लो शब्द का अर्थ जो है कि प्रकाश प्रदूषण से है। जब बादलों में कोहरे होते हैं तो वहाँ पे जब धूप जो आती है तो वह प्रकाश का प्रदूषण के तौर पे काम करती है, ठीक है। तो इसलिए इसको स्काई ग्लो शब्द के रूप में जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा फसल भारत में खरीफ, रबी और जायद अर्थात तीनों सीजन में उपजाई जाती है। तीनों सीजन में उगाई जाने वाली जो फसल है वह है धान, मक्का, मूंगफली। 1, 2, 4, तो इसका आंसर होगा सी, 1, 2 और 4। धान, मक्का, मूंगफली को तीनों ही सीजन में उगाया जाता है, ठीक है। अब आप कहेंगे कि सर यूपी में तो धान का अलग ही सीजन है, तो धान दक्षिण भारत में अलग सीजन में उगाया जाता है। मतलब कह सकते हैं कि आप अपने यहाँ जब धान के जिस सीजन में उगाते हैं तो वहाँ पे उसके दूसरे सीजन में भी धान का जो है कि लोग उपजाऊ करते हैं, ठीक है। तो इसलिए धान, मक्का और मूंगफली जो है कि ये तीनों सीजन में उपजाई जाने वाली या उगाई जाने वाली फसल है। ध्यान दीजिएगा, ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं कई बार। निम्नलिखित में से किन्हें नाशक जंतु के रूप में घोषित किया गया है। नाशक मतलब उनको मार देना, ठीक है, वो नाश कर देते हैं। तो बंदर हो गया, जंगली सुअर हो गया और नीलगाय, ये तीनों ही जो जंतु हैं इनको नाशक जंतु के रूप में घोषित किया गया है। मैं आपको बता दूं, नीलगाय को बिहार में नाशक जंतु के रूप में घोषित किया गया है। इसी तरह बंदर को हिमाचल प्रदेश में और जंगली सुअर को उत्तराखंड में जो है कि नाशक जीव के रूप में घोषित किया गया है। तो इसका आंसर होगा ए, 1, 2, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी झील में निम्न में से कौन सा प्राथमिक उपभोक्ता होता है। प्राथमिक उपभोक्ता मतलब जो भोजन को उपभोग करे, तो जो जूप्लैंक्टन होता है वो प्राथमिक उपभोक्ता होता है। अगर हम बात करें झील की इकोसिस्टम की, तो उसमें जो फाइटोप्लैंक्टन होता है वो छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं जो है कि भोजन बनाते हैं, और जो जूप्लैंक्टन होता है उसको ग्रहण करते हैं। उसके बाद से जो बड़ी मछलियाँ होती है वो जूप्लैंक्टन को खाती है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम इकोसिस्टम देखें अगर किसी झील का, तो उसमें जूप्लैंक्टन प्राइमरी कंज्यूमर होता है, छोटी मछलियाँ सेकेंडरी कंज्यूमर होती हैं, और जो बड़ी मछलियाँ होती हैं वह टर्सरी कंज्यूमर होती हैं, और जो फाइटोप्लैंक्टन होता है वह क्या होता है, प्रोड्यूसर होता है। तो ध्यान दीजिएगा, इसका आंसर होगा बी, जूप्लैंक्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक एमबीटी को इतिहासकारों द्वारा बुरे भाग वाला आदर्शवादी कहा गया है। उसके द्वारा निम्न में से कौन सा कदम उठाया गया था। ये तीनों ही कदम उठाया गया था मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा, और इसीलिए इनको लंपट मूर्ख भी कहा जाता है। तो इसका आंसर होगा डी। आपको शायद पता होगा, सांकेतिक मुद्रा का जो है कि प्रचलन इनका बहुत प्रचलित था, क्योंकि इन्होंने विश्व में जो चांदी की कमी थी उसको देखते हुए इन्होंने अपने साम्राज्य में जो है कि तांबे का जो है सिक्का चलवा दिया, और लोग जो है कि अपने घर में जो तांबे थे उसका ही सिक्का बनाकर उपयोग करने लगे, जिससे इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हो गया, ठीक है, डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गया। तो इसलिए इनको इससे जाना जाता है। तो एमबीटी कहीं ना कहीं पढ़े लिखे तो थे ही, पर लंपट मूर्ख जो है उन्हें कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोधिसत्व के अर्थ के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। बोधिसत्व जो है यह तीनों ही अर्थों को बयान करता है, ठीक है। बुद्ध के पूर्व जीवन, दूसरे मनुष्य के लिए ज्ञान प्राप्ति के लिए प्रतिबद्ध व्यक्ति, उपासना का एक विषय, ये तीनों ही कथन सही है। मैं आपको बताऊं, बौद्ध धर्म में 4 बौद्ध संगति होती है। जो चौथा बौद्ध संगति था, बुद्धिस्ट काउंसिल था, वो 1st सेंचुरी में कनिष्क के कार्यकाल में जो है कि कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। तो जो चौथे बौद्ध संगति था, इसी बौद्ध संगति में जो है कि बौद्ध धर्म जो है कि
दो भागों में बट गया, हीनयान और महायान। तो बोधिसत्व की जो अवधारणा है वो महायान से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे मंदिरों का निर्माण दिया गया, आपको बताना है कौन सा मंदिर का निर्माण किसके द्वारा किया गया है। तो इसका आंसर जो है मेरे ख्याल से इसका आंसर जो है कि इसका आंसर होगा बी, 1 और 3 सही है। महाबलीपुरम का जो तट मंदिर है यह पल्लव शासकों द्वारा करवाया गया, पल्लव शासकों द्वारा कराया गया, न कि चालुक्य राजवंशों द्वारा, ठीक है। बाकी दोनों सही है। भारत में कोई कोई क्षेत्रों में लाल मिट्टी पाई जाती है। मिट्टी की लाल रंग होने का मुख्य कारण है फेरिक ऑक्साइड का, जिसे हम बोलते हैं आयरन ऑक्साइड की उपस्थिति की वजह से मिट्टी लाल हो जाती है। और जैसे मिट्टी में पानी पड़ता है मिट्टी का रंग पीला हो जाता है, ठीक है। तो पीली मिट्टी और लाल मिट्टी दोनों एक ही मिट्टी है। मंगल ग्रह पर भी जो है कि फेरिक ऑक्साइड की उपस्थिति होने की वजह से वो लाल दिखाई देता है, ध्यान दीजिएगा। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन किसकी सिफारिश पर किया गया था, जिसे हम यूजीसी आज बोलते हैं, यूनिवर्सल ग्रांट कमीशन। इसकी स्थापना डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जिसके उपलक्ष्य में टीचर डे मनाया जाता है, ठीक है। तो सर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन आयोग द्वारा, आयोग के अनुशंसा पे जो है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना की गई थी। इसे नवंबर 1956 में इसे स्टेचुरी बॉडी का दर्जा दिया गया, ठीक है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को। संवैधानिक उपचारों का अधिकार के तहत आता है, तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है कि मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। संविधान के भाग, भारतीय संविधान के भाग 3 में आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक जो है कि इसके बारे में बताया गया है। तो अनुच्छेद 32 जो है, अनुच्छेद 32 जो बात करता है, अनुच्छेद 32 जो है कि संवैधानिक उपचारों के अधिकार के बारे में बात करता है। और अनुच्छेद 32 के तहत मैं आपको ऊपर ही बता चुका हूँ, सुप्रीम कोर्ट को 5 रीट जारी करने की शक्ति दी गई है। आप हमें बताइए कि भारतीय संविधान में कितने भाग जो है कि मूल संविधान में थे और वर्तमान में कितने भाग हैं। मूल संविधान में कितने भाग हैं और वर्तमान संविधान में कितने भाग हैं, आप कमेंट करके हमें बताइए। विशाख दत्त द्वारा लिखित मुद्राक्षर कौन सी भाषा में लिखी गई है। तो विशाख दत्त एक महान लेखक थे, उनकी जो मुद्राक्षर पुस्तक थी वह संस्कृत भाषा में लिखी गई है। और विशाख द्वारा लिखी गई एक और पुस्तक है जिसका नाम है देवी चंद्रगुप्तम, देवी चंद्रगुप्तम, जो गुप्त वंश से संबंधित है। संयुक्त राष्ट्र संघ की जो सरकारी भाषा है वह अंग्रेजी, फ्रेंच, चीनी, रूसी, अरबी और स्पेनी से 6 भाषा जो है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की सरकारी भाषा है। इसका आंसर होगा ए। कौन सा पठार भारत की खनिज दिल के देश के रूप में जाना जाता है। तो यह है छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर पठार बहुत ज़्यादा खनिज उत्पादन में प्रचलित है, इसका नाम बहुत ज़्यादा आता है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल फिर से। कल जो है कि 30-32 क्वेश्चन हम लोग डिस्कशन करेंगे। आप लोग ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, वीडियो को देखते रहिए, और जो भी डाउट आपको हो रही है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, ठीक है। धन्यवाद। और आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।